हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज के वीडियो नाजीवाद एवं हिटलर के उदय से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आधारित है। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर दिया हुआ है और उससे रिलेवेंट जो और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है उस पर भी हमने चर्चा की है। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि वाइमर गणराज्य किसे कहा जाता था। तो वाइमर गणराज्य जर्मनी को बोला जाता था, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि क्वेश्चंस का जो आंसर है उसे मैंने रेड इंक से हाईलाइट किया हुआ है ताकि वो आसानी से आपके दिमाग में रह सके। सेकंड क्वेश्चन है जर्मन संसद को क्या कहा जाता था। तो जर्मन संसद को राइखस्टाग कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि करनी पड़ी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संधि थी, वर्साई की संधि, यहाँ जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, है ना। और इसी संधि की पराजय मतलब सॉरी कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की जो पराजय हुई और जर्मनी की पराजय के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, इस संधि के तहत जर्मनी को इतना अपमानित किया गया कि आगे चलकर वही जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करता है और हिटलर जैसे खूंखार इंसान का एक तरीके से उदय होता है ना। तो ये संधि, इस संधि में क्या क्या था, ये सारी बातें हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। तो वर्साई की संधि जो है वो 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत किसे दंडित किया गया था। तो युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत जो है जर्मनी को दंडित किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में किस पार्टी की नींव डाली। तो स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नात्सियोनाल किसकी पार्टी के नाम का पहला शब्द था। नात्सियोनाल, है ना। तो नात्सियोनाल हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखें कि इसी नात्सियोनाल से जो है वो नात्सी शब्द लिया गया है और हिटलर के जितने भी समर्थक थे या इस पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे उन्हें नात्सी कह के पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी में युद्ध हार जाना चुकाने से जर्मनी ने युद्ध हार जाना चुकाने से कब मना कर दिया। तो जर्मनी ने वर्साई की संधि के तहत जो जर्मनी के ऊपर युद्ध का हर्जाना थोपा गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसे 1929 ईस्वी में जर्मनी ने चुकाने से मना कर दिया, है ना, कि अब जो है मैं कोई भी युद्ध हर्जाना नहीं दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी को घोर आर्थिक संकट से उबारने के लिए अमेरिका कौन सी योजना बनाई। सॉरी, यहाँ पे देखें प्रिंटिंग मिस्टेक है। कहने का मतलब ये है कि जर्मनी को घोर आर्थिक संकट से उबारने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना लाई थी या अपनाई थी। तो जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने के लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना लाई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धराशायी हो गया। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है 1929 ईस्वी में धराशायी हो गया था, है ना। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइमर गणराज्य के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आपातकाल, नागरिक अधिकार रद्द करने आदि जैसे विशेषाधिकार दिए गए थे। तो वाइमर गणराज्य संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत, है ना, आपातकाल और नागरिक अधिकार रद्द करने जैसे जो है वो विशेषाधिकार वहाँ की सरकार को मिला हुआ था। अगला सवाल है कि अडॉल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अडॉल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला सवाल है अडॉल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था। तो अडॉल्फ हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी को
हुआ था। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि 1919 ईस्वी में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। तो हिटलर सबसे राजनीतिक करियर जो हिटलर की शुरुआत का जो शुरू होता है वो इसी पार्टी में शामिल होने के साथ शुरू होता है, जर्मन वर्कर्स पार्टी में। और हिटलर जो है 1919 ईस्वी में जर्मन वर्कर्स पार्टी का एक तरीके से सक्रिय सदस्य या कार्यकर्ता बनता है। नेक्स्ट सवाल है कि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, अर्थात ये बेसिकली ये जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था इसका गठन नहीं किया गया था बल्कि नाम परिवर्तित किया गया था, और यही जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम जो है बदल दिया गया था हिटलर के द्वारा, और उसका नाम की रखा गया था नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, है ना। तो सवाल जो है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा कि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, तो इसका गठन एडोल्फ हिटलर ने किया था। नेक्स्ट सवाल है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को बाद में किस नाम से जाना गया। तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को बाद में नात्सियोनाल पार्टी या नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट सवाल है कि हिटलर के ध्वज पर कौन सा प्रतीक चिन्ह था। तो हिटलर के ध्वज पर स्वास्तिक चिन्ह अंकित रहता था। अगला सवाल है कि 1933 में जर्मनी का राष्ट्रपति कौन था। तो 1933 ईस्वी में जर्मनी का राष्ट्रपति हिंडनबर्ग था, जिसने 1933 ईस्वी में ही हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया था, जो उस समय हिटलर जर्मनी का सबसे पावरफुल पोस्ट था। क्या कौन सा पोस्ट था सबसे पावरफुल पोस्ट? चांसलर का पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर कब जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ। तो हिटलर 30 जनवरी 1933 ईस्वी को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है अग्नि अध्यादेश कब जारी किया गया था। तो अग्नि अध्यादेश जो है वो फरवरी 1933 ईस्वी में जारी किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो आप लोग किताब देख लें, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि 28 फरवरी 1933 ईस्वी को अग्नि अध्यादेश जारी किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि नात्सियों ने रातों रात कम्युनिस्टों को कहाँ बंद कर दिया। तो नात्सियों ने रातों रात कम्युनिस्टों को कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि विशेषाधिकार अधिनियम अर्थात कि इनेबलिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो इनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933 ईस्वी को पारित हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि हिटलर की गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था। तो हिटलर की गुप्तचर पुलिस राज्य पुलिस का नाम गेस्तापो था। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद में रखने की जगह को क्या कहा जाता था। तो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद में रखने की जगह को कंसंट्रेशन कहा जाता था, जहाँ सबसे पहले जो है ये साम्यवादियों को रखा गया था, अर्थात कम्युनिस्टों को रखा गया था, बाद में यहूदियों को रखा गया, और एक तरीके से कंसंट्रेशन कैंप में जाने के बाद लोग वहाँ से जिंदा वापस नहीं आते थे। नाज़ी लोग किसी न किसी तरीके से उसको मौत की नींद सुला देते थे। नेक्स्ट सवाल है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी हिटलर ने किसको दी। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी हिटलर ने हाल्मरशाफ्ट को दी थी। हालांकि बाद में इससे भी मतभेद हो गया था और उसे हाल्मरशाफ्ट को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया गया था, लेकिन सबसे पहले अर्थव्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी हिटलर ने हाल्मरशाफ्ट को ही दी थी। नेक्स्ट सवाल है कि जर्मनी कब लीग ऑफ नेशन से हट गया। तो जर्मनी जो है 1933 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन से हट गया। नेक्स्ट सवाल है कि हिटलर ने राइनलैंड पर कब अधिकार कर लिया। तो हिटलर ने राइनलैंड पर अधिकार जो है 1936 ईस्वी में कर लिया। बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर कि राइनलैंड कोई अलग से जगह नहीं था। राइनलैंड प्रथम विश्व युद्ध के पहले जर्मनी का ही एक हिस्सा था, जो जब जर्मनी की पराजय हुई प्रथम विश्व युद्ध में और जर्मनी को ही युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, तो वर्साई की संधि के तहत राइनलैंड पर दूसरे देशों का अधिकार दे दिया गया। लेकिन बाद में 1936 में जो है हिटलर ने पुनः इस अपने खनिज संसाधन से संपन्न क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट सवाल है कि हिटलर ने ऑस्ट्रिया को कब जर्मनी में मिला लिया। तो हिटलर ने 1938 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि स्टॉर्म ट्रूपर्स का गठन किसने किया। तो स्टॉर्म ट्रूपर्स का गठन हिटलर ने किया था।
अगला सवाल है कि 1940 में जर्मनी ने इटली और किसके साथ त्रिपक्षीय संधि की? जर्मनी ने तो 1940 ईस्वी में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ जो है वो त्रिपक्षीय संधि की थी, है ना, ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट सवाल है कि हिटलर के समय किस नस्ल के लोगों का वर्चस्व था, है ना? तो हिटलर के समय जो है वह जर्मनी में ब्लांड और नॉर्डिक जर्मन आर्य लोगों का वर्चस्व था, और यही जो है हिटलर नॉर्डिक जर्मन आर्य को ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानता था, और इसको ऐसा लगता था कि इसी नस्ल के लोगों को पूरी दुनिया पर अधिकार करने का जो है हक, दुनिया पर राज करने का हक या अधिकार है, बाकी नस्ल के लोगों को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि हिटलर की नस्ली सोच किसके विचारों पर आधारित थी? तो हिटलर की जो नस्ली सोच थी वो एक प्राकृतिक विज्ञानी हुए चार्ल्स डार्विन और एक हर्बर्ट स्पेंसर, दोनों ये जो प्राकृतिक विज्ञानी थे इन्हीं के विचारों पर आधारित थी। हालांकि ये दोनों प्राकृतिक विज्ञानी जो थे वो प्राकृतिक चीज़ों पर अपना शोध कर रहे थे, लेकिन उसको मैनिपुलेट करके हिटलर ने उसे जो है वो इंसानी नस्ल के ऊपर लागू किया था, जो कि बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट सवाल है अतिजीवता का सिद्धांत अर्थात कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया था? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अर्थात कि अतिजीवता का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है लेमेंसड्राउन या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा किससे संबंधित है? यहाँ पे सॉरी, यहाँ किससे संबंधित है, ध्यान रखें, है ना। लेमेंसड्राउन या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा जो है वह हिटलर से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर सीक्रेट बुक्स के संपादक कौन थे? तो हिटलर द सीक्रेट बुक्स के संपादक टेलफोर्ड टेलर थे। अगला सवाल है कि कौन शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहता था? तो हिटलर और उसके जो समर्थक या अनुयायी थे नात्सी लोग, ये लोग शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज जर्मनी में बनाना चाहते थे। नेक्स्ट सवाल है सिंती और रोमा किस समुदाय से जुड़े थे? सिंती और रोमा, तो सिंती और रोमा जिप्सी समुदाय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट सवाल है कि नात्सी किस प्रजाति से सर्वाधिक घृणा करता था? तो नात्सी लोग यहूदियों से सर्वाधिक घृणा करता था। अब यहूदियों से नात्सी और हिटलर क्यों घृणा करता था, इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण था कि हिटलर या अन्य नाजी लोगों को ऐसा लगता था कि जो क्रिश्चियन धर्म के जो सर्वे सर्वा हैं ईसा मसीह, उनकी मृत्यु अर्थात उनकी हत्या में यहूदियों का ही सबसे बड़ा हाथ है। और दूसरा कि जर्मनी की जो आर्थिक दुर्दशा है उसके लिए कहीं ना कहीं यहूदी लोग ही जिम्मेदार हैं। और तीसरा कि यहूदी लोग जो हैं वो नस्ली रूप से सबसे कमतर श्रेणी में आते हैं। तो इन्हीं सारे आधारों पर जो है वो यहूदियों से नात्सी लोग जो है सर्वाधिक घृणा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहूदी जिन बस्तियों में रहते थे उसे क्या कहा जाता था? तो यहूदी जिन बस्तियों में रहते थे उसे घेटो कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि नात्सियों ने यहूदियों को कहाँ मारने की रणनीति अपनाई? तो नात्सियों ने यहूदियों को गैस चैम्बर में जो है ले जा कर के मार देते थे। अब आप जब एनसीईआरटी का बुक देखेंगे तो उसमें कई सारे ऐसे चित्र हैं जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि यहूदियों को जो है बड़े बड़े ट्रेनों से, एक तरीके से मालगाड़ी की ट्रेनों से जो है भर भर के ले जाया जाता है, और गैस चैम्बर जिसे ऑस्विट्स कहा जाता था वहाँ ले जाकर के लोगों को मिनटों में मार दिया जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि किस नात्सी कार्यक्रम के तहत नात्सी अफसरों व अन्य लोगों ने आत्महत्या कर ली थी? तो यूथनेसिया कार्यक्रम के तहत जो है नात्सी अफसरों और अन्य लोगों ने जो है बाद में आत्महत्या, कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट सवाल है कि हेलमुट के पिता कौन थे? तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है नात्सीवाद एवं हिटलर का उदय, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। हेलमुट नामक एक बच्चे से की कहानी से शुरू होती है कि हेलमुट नामक एक व्यक्ति जो है वो बसंत ऋतु में अपने घर में बैठा रहता है और वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। तो हेलमुट के जो पिता थे वो नात्सी थे, और
हिटलर के समर्थक थे, उसके अनुयायी थे, लेकिन पेशे से वो एक चिकित्सक थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटोपिया क्या था। तो यूटोपिया नस्ली कल्पना लोक को कहा जाता है। नस्ली कल्पना लोक को क्या कहा जाता है? यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया का मतलब ही कल्पना लोक होता है, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के संदर्भ में ये नस्ली कल्पना लोक था। अगला सवाल है कि यहूदियों का पहला बड़ा जनसंहार कब हुआ। तो यहूदियों का सबसे पहले बड़ा नरसंहार नवंबर 1938 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि यहूदी प्रार्थना घर को जलाने और नरसंहार की घटना को किस नाम से याद किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखें। यहूदी प्रार्थना घर को जलाने और नरसंहार की घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से आज भी यहूदी लोग उसे याद करते हैं। अगला सवाल है कि 1941 में यहूदियों को अपनी छाती पर कौन सा चिन्ह लगाने का आदेश दिया गया था। तो यहूदियों को 1941 ईस्वी में डेविड का पीला सितारा अपनी छाती से लगाने का जो है आदेश दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कौन सी नाज़ी युवा संगठन थी। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है वह युंग फोक नामक युवा संगठन, नाज़ी युवा संगठन था, जिसमें 10 से लेकर के 14 साल के बच्चों को जो है उसमें उस संगठन में शामिल किया जाता था और नाज़ी विचारधारा का से प्रशिक्षित उसको किया जाता था। अगला सवाल है कि हिटलर यूथ की सदस्यता कितने उम्र के युवा को दी जाती थी। तो हिटलर यूथ की सदस्यता जो है वो 14 से 18 वर्ष के बच्चों को दी जाती थी। इसके बाद जो है 18 वर्ष के बाद क्या होता है, देखिए कि किस उम्र में जर्मन युवा को लेबर सर्विस में शामिल किया जाता था। तो 18 वर्ष या उससे ऊपर के जर्मन युवाओं को लेबर सर्विस में शामिल होना पड़ता था। अगला सवाल है कि नात्सी यूथ लीग का गठन कब हुआ था। तो नात्सी यूथ लीग का गठन जो है वो 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नात्सी यूथ लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो नात्सी यूथ लीग का नाम बदलकर जो है वो हिटलर यूथ कर दिया गया था। किसका नाम बदलकर? नात्सी यूथ लीग का नाम बदलकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1933 तक आते आते हिटलर यूथ में बच्चों की संख्या कितनी हो गई थी। तो 1933 तक आते आते हिटलर यूथ में बच्चों की संख्या 12.5 लाख लगभग हो गई थी, है ना। सोचें एक्चुअली क्या है कि हिटलर एक इतना ज़बरदस्त वक्ता था और जब लोगों के बीच जब वो भाषण देता था तो लोग उसकी तरफ मोहित और आकर्षित हो जाते थे और युवाओं के सर पर जो है वो एक तरीके से जुनून छा जाता था। सारी जर्मनी के जितने युवा थे वो एक तरीके से हिटलर को अपना हीरो मानने लगे थे और जिसके कारण दिन प्रतिदिन उसके अनुयायी या चेला चपाटियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और फाइनली 1933 तक आते आते लगभग 12.5 लाख फॉलोवर जिसको कह सकते हैं वो हिटलर के हो चुके थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, किसका कथन है। ये कथन जो है वो एडॉल्फ हिटलर का है ना। हालांकि एक कंट्राडिक्शन वाली चीज़ है, जब आगे आप इसके अंदर की चीज़ें पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हिटलर माँ या महिला को कोई सम्मान नहीं देता था, बल्कि महिला एक तरीके से महिलाओं के प्रति हिटलर की जो सोच थी वो बहुत ही निम्न और घटिया सोच थी। जब इसका डिटेल्स आपको अगर जानना हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे और उसका लिंक यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नेक्स्ट सवाल है कि कितने बच्चों की माँ को कांसे का तमगा दिया जाता था। देखिए कैसा विचार था हिटलर का कि एक तरीके से किसी औरत को सिर्फ और सिर्फ बच्चे जन्म देने वाली मशीन के रूप में हिटलर वो समझता था कि एक महिला का काम सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ बच्चे को जन्म देना ही है, उसके आगे कुछ नहीं। और इसके लिए हिटलर जो है जो महिला जर्मन महिला जितने ज़्यादा बच्चे को जन्म देती थी उस हिसाब से उसको तमगे देता था। उसी पर आधारित ये सवाल है कि कितने बच्चों की माँ को कांसे का तमगा दिया जाता। तमगा मतलब मेडल, है ना। तो जो जर्मन महिला 4 बच्चा को जन्म देती थी उसको कांसे का तमगा या मेडल दिया जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि कितने बच्चों की माँ को चांदी का तमगा या मेडल दिया जाता था। तो
6 या बच्चे की माँ को जो है वह चांदी का मेडल दिया जाता था। अगला देखें कि 8 या उससे अधिक बच्चों की माँ को कौन सा तमगा दिया जाता था। तो 8 या उससे अधिक बच्चों की माँ को सोने का तमगा दिया जाता था, मेडल दिया जाता था। अब सोचिए कि जो महिला ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी उसको उस हिसाब से मेडल मिलता था, साथ ही साथ सरकारी सुविधाएं भी उस महिला को उतना ज़्यादा मिलती थी। और जो महिला स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं देती थी उस महिला को एक तरीके से बाद में ख़त्म कर दिया जाता था। ये था हिटलर का सोच। आगे हम लोग देखते हैं कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाने को नाज़ी क्या कहते थे। तो लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाने को नाज़ी इवैक्यूएशन कहते थे, है ना। नेक्स्ट है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था। तो गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखें कि हिटलर जो है ज़बरदस्त वक्ता था ही था, साथ ही साथ वो अपने प्रचार के दौरान कहीं भी या नाज़ी विचारधारा के दौरान कहीं भी हत्या या मृत्यु या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था। वो बड़े आसानी से लोगों को गुमराह करता था नए नए शब्द ईजाद करके। जैसे कि सोचिए, या चाहे वो इवैक्यूएशन हो चाहे संक्रमण मुक्ति क्षेत्र हो, ये सबका एक ही काम था, सिर्फ और सिर्फ जो ये नाज़ी लोगों की नज़रों में जो लोग श्रेष्ठ नहीं थे या जो जर्मनी के लिए उपयुक्त नहीं थे उसको एक तरीके से जर्मनी से ख़त्म कर देना। तो ये सारा चीज़ था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स नहीं जानना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा है उस पर हम लोग फोकस करते हैं कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था। तो गैस चैम्बरों को जो है वह संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहूदियों की सामूहिक हत्याओं को क्या कहा जाता था। तो यहूदियों की सामूहिक हत्याओं को अंतिम समाधान कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि विकलांगों की हत्या के लिए किस शब्द का व्यवहार होता था। तो विकलांगों की हत्या के लिए यूथनेसिया शब्द का इस्तेमाल होता था। अगला सवाल है सबसे कुख्यात जर्मन फिल्म कौन सी थी। तो सबसे कुख्यात जर्मन फिल्म जो है द अटर्नल ज्यू थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। बेसिकली 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, अर्थात जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो उसी दिन से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहूदियों के कत्लेआम की शुरुआत कब हुई। तो यहूदियों की कत्लेआम की शुरुआत 23 जून 1941 से हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया। तो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को प्रवेश किया। नेक्स्ट सवाल है कि सोवियत फौजें ऑस्विट्स को कब मुक्त करवा लेती हैं। तो सोवियत फौजें 17 जनवरी 1945 ईस्वी को जो है ऑस्विट्स को मुक्त करा लेती हैं। नेक्स्ट सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 8 मई 1945 ईस्वी को हुई थी, है ना। नेक्स्ट सवाल है कि जर्मनी में नाज़ियों का लगातार विरोध किसने किया था। तो जर्मनी में नाज़ियों का विरोध करने वाले एक व्यक्ति थे, वो थे पादरी निम्योलर, है ना, जिनका नाम था पादरी निम्योलर, जो नाज़ी विचारधारा को एक तरीके से नासूर मानते थे और उनका ये मानना था कि ये विचारधारा अगर रही तो दुनिया का संहार हो जाएगा, है ना, इससे मानव कल्याण हो ही नहीं सकता है। और एक तरीके से नाज़ी विचारधारा को मानने वाले लोग मानसिक रोगी बन चुके हैं, ऐसा मानना था पादरी निम्योलर का, इसलिए वे नाज़ी विचारों का लगातार विरोध करते थे। नेक्स्ट सवाल है कि वृत्त चित्र द नाज़ीज या वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लेखक, निर्देशक व प्रोड्यूसर कौन थे। तो द वृत्त चित्र द नाज़ीज ये वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लेखक, निर्देशक और प्रोड्यूसर लॉरेंस रिस्थे। नेक्स्ट है कि थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स नामक किताब किसने लिखी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये ध्यान रखें। थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स ये किताब जो है शार्लट बेराट ने लिखी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होलोकास्ट या महाध्वंस किससे संबंधित है। होलोकास्ट या महाध्वंस, तो होलोकास्ट या महाध्वंस यहूदी कत्लेआम से संबंधित है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर
कि मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण किया? तो मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मनी ने जो है वह मई 1945 ईस्वी में आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत कहाँ स्थापित की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत न्यूरेमबर्ग में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का प्रचार मंत्री गोबल्स था। नेक्स्ट है कि मार्क क्या था? तो मार्क जर्मनी की मुद्रा को बोला जाता था। अगला सवाल है कि ऑस्विट्स क्या था? तो ऑस्विट्स एक प्रकार का कत्लखाना था, मतलब एक जहाँ पर गैस चैम्बर में ले जाकर के लोगों को सामूहिक रूप से मार दिया जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि मित्र राष्ट्र के गुट में अमेरिका कब शामिल हुआ? तो मित्र राष्ट्र के गुट में अमेरिका 1941 ईस्वी में शामिल हुआ था। अगला सवाल है कि हिटलर ने आत्महत्या कब की? तो हिटलर ने अप्रैल 1945 ईस्वी में जो है अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है आत्महत्या कर ली। हालांकि उसके परिवार में कोई नहीं था, उसकी एक प्रेमिका थी जिसे मरने से पहले उसने उससे विवाह किया था और उसके साथ कुछ बिल्लियाँ थी जिसको पहले ही जहर दे के मार दिया, बाद में अपनी पत्नी को जहर दिया और लास्ट में खुद जहर खा करके उसने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट का सवाल है कि नवंबर के अपराधी कहकर किसका मजाक उड़ाया जाता था? तो नवंबर के अपराधी कहकर वाइमर्स गणराज्य के समर्थकों का मजाक उड़ाया जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि खंदक क्या था? तो खंदक युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे होते थे। अगला सवाल है कि जर्मन का रूर इलाका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जर्मन का रूर इलाका जो है कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध था। एंड लास्ट सवाल है कि जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो जर्मनी ने पोलैंड पर सितंबर 1939 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस तरीके से इस टॉपिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे दिए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें तो इस टॉपिक से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा वो आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब लेते हैं आपसे अलविदा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।